हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन स्टडी एक्सक्लूसिव। पिछली वीडियो में जो हरियाणा जीके की हमारी सीरीज चली हुई है उसमें ऑलरेडी 5 वीडियो जो हैं अपलोड हो चुकी हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आप जाके वो देख लें, फिर आपको आगे की वीडियो समझ में आएगी। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ हरियाणा हमारी चली हुई है, उसी में मराठा साम्राज्य तक हम पहुँचे हैं। तो मराठा साम्राज्य और आगे का जो युद्ध महायुद्ध हुए उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, मराठा साम्राज्य क्या था। नादिर शाह के आक्रमण देखे थे हमने पिछली वीडियो में। नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो मुगल की सत्ता थी वो उसमें फूट पड़ गई थी आपस में, और उनका जो शासन था मुगलों का वो तितर बितर हो गया। इस बात का फ़ायदा उठाया था मराठों ने, और 1756 तक उन्होंने क्या किया था, मराठों ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। उसके बाद 1757 में अब्दाली व मराठा सेना के बीच फरीदाबाद में पहली भिड़ंत हुई थी फरीदाबाद में। और उसके बाद जिसका विराल रूप पानीपत की पानीपत की लड़ाई हुई थी तीसरी, उसके रूप में मिला। पानीपत की पहले भी 2 लड़ाई हो चुकी हैं, ये तीसरी आती है हमारी पानीपत के। ये तीनों युद्ध जो है महत्वपूर्ण है, इनकी डेट आप याद रखना। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। यह युद्ध मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, और इसमें जो मराठों की सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। मराठों की इसमें बुरी तरह हार हुई थी, और अहमद शाह अब्दाली जो था वो जीत गया था। और अब्दाली ने क्या किया था, वापस जाते जाते जो अम्बाला, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, सरिंद के गवर्नर जोन खां को सौंप कर चला गया था, परंतु कुछ जो आधा अधूरा राज्य था वो मुगलों के अंतर्गत रह गया था। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के बारे में एक और बात देख लीजिए। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी व युग का मोती कहा जाता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कई बार, दुर्रे दुरानी और युग का मोती किसको कहा जाता है? अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है। ओके, आगे देखिए। बाद में फिर क्या हुआ था, महादजी सिंधिया ने मराठों को पुनर्जीवित किया था। वह 1789 में दोबारा से हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। पहले जो था कुछ पे मराठे हार गए थे, कुछ जो करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, अम्बाड़ा का एरिया था उस पर क्या हुआ था, अहमद शाह अब्दाली ने जोन खां को दे दिया था वहाँ का नेतृत्व। ठीक है। और कुछ एरिया जो था वो मुगलों के अंतर्गत रह गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ था, महादजी सिंधिया ने मराठों को फिर से पुनर्जीवित कर दिया था, और 1789 में फिर से हरियाणा पर उनका अधिकार हो गया था। आगे देखते हैं हम कुंजपुरा का नवाब। यहाँ का नवाब जो था नजाबत खां था। कुंजपुरा का नवाब कौन था? नजाबत खां, और वह अहमद शाह अब्दाली का समर्थक था। और मराठों ने नजाबत खां को खत्म कर दिया और कुंजपुरा पर अधिकार कर लिया। ठीक है। मराठों ने क्या किया था, अहमद शाह अब्दाली का समर्थक था नजाबत खां, उसको खत्म कर दिया था और कुंजपुरा पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है। आगे देखिए, नजीबुद्दौला द्वारा हरियाणा पर अधिकार हुआ, कब हुआ, कैसे, वो और देख लेते हैं। दिल्ली राज्य को अहमद शाह अब्दाली ने रूहेला सरदार नजीबुद्दौला को दे दिया। दिल्ली राज्य अहमद शाह अब्दाली ने किसको दिया था? रूहेलों के सरदार थे नजीबुद्दौला, उनको दे दिया था। उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। इस दौरान सिखों ने सरहिंद के सरदार को हराया था। इस दौरान क्या किया था, सिखों ने सरहिंद के सरदार को भी हराया था। और सूरजमल ने मेवात, झज्जर व रोहतक के क्षेत्रों पर सूरजमल जो थे, राजा सूरजमल थे, जिनको क्या कहा जाता है, जाटों का प्लातून और प्लेटो भी कहा जाता है सूरजमल। और सूरजमल ने किशोरी महल का 5464 के अंतर्गत निर्माण करवाया था होडल पलवर में। ठीक है, वो थे राजा सूरजमल। उन्होंने क्या किया था, मेवात, झज्जर, रोहतक के क्षेत्रों को कब्जाया था। 1764 में सूरजमल की मृत्यु हो गई थी, और सूरजमल ने इस क्षेत्र पर अपना उत्तराधिकार किसको दिया था? जवाहर सिंह को बनाया था। और 1770 में नजीबुद्दौला की मृत्यु हुई, और उसने अपने पुत्र जाबित खां को हिसार का उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स। 1781 में इसी दौरान जींद के राजा गजपत सिंह ने सिखों और नजब खां के मध्य संधि कराई। 1781 में ये जो डेट लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है, भाई इनको याद रखना है आपको। 1781 में जींद के राजा थे गजपत सिंह। देखिए, ये एक लाइन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। 1781 में कौन था जींद का राजा? गजपत सिंह था। वैसे इतना डीपली पूछा तो नहीं जाता, पर फिर भी आप जानते हो HSSC वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जींद के राजा गजपत सिंह ने सिखों और नजब खां के मध्य क्या करवाया था? संधि करवाई थी। ठीक है। नजब खां नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद दिल्ली के सर्वोसर्वा बने थे। नजीबुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद दिल्ली का सर्वोसर्वा नजब खां बना था, और गजपत सिंह ने सिखों के साथ उनकी संधि करवाई थी। आइए आगे देख लेते हैं। नजब खां का विद्रोह मराठों के साथ हुआ। फिर नजब खां जो दिल्ली के सर्वोसर्वा थे, उनका विद्रोह किसके साथ हुआ? मराठों के साथ। मराठों का अधिकार था हरियाणा में।
और महादजी सिंधिया जो मराठा सरदार थे, महादजी सिंधिया जिसने मराठों को पुनर्जीवित किया था, उनको दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया। परंतु बाद में 1789 में सिंधिया ने दोबारा दिल्ली पर आक्रमण किया और वहां के सेनापति गुलाम कादिर की हत्या कर दी और शाह आलम द्वितीय ने दिल्ली का प्रशासन जो था महादजी सिंधिया को सौंप दिया। ठीक है, मराठों का सरदार महादजी सिंधिया था, उसको फिर क्या किया था, शाह आलम द्वितीय ने दिल्ली का प्रशासन सौंप दिया था। ओके, आइए आगे देखते हैं जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस कौन था? इसका जन्म हुआ था 1756 में आयरलैंड में। ठीक है, और इसे सिक्का ए साहिब व सिकटे साहिब की उपाधि दी गई थी। सिक्का ए साहिब व सिकरे साहिब की उपाधि इसको दी गई थी। किसको? जॉर्ज थॉमस को। जॉर्ज थॉमस जो था 1782 में भारत में मद्रास में आया था। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। ठीक है, परंतु कोई व्यापार या रोजगार न मिलने के कारण वह लूटपाट करने लगा। जॉर्ज थॉमस था भी एक आयरलैंड का कोई निवासी, लगा लीजिए। यह आता है 1782 में भारत की जो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी वहां पर आता है। कोई व्यापार या रोजगार इसको नहीं मिलता, फिर यह क्या करने लगता है? लूटपाट करने लगता है। और उसके बाद कुछ समय के लिए हैदराबाद के निजाम की सेना में तोपची की नौकरी करने लगता है। लूटपाट करता है, उसके बाद इसको नौकरी मिल जाती है। हैदराबाद के निजाम जो थे वहाँ उनकी सेना में एक तोपची की नौकरी इनको मिल जाती है। ठीक है, फिर वह दिल्ली पहुंचकर शाह आलम द्वितीय की पत्नी समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया। जॉर्ज थॉमस ने क्या किया? फिर दिल्ली पहुंच गया और जो समरू बेगम की सेना में यह क्या हुआ? भर्ती हो गया। और 1789 में रेवाड़ी के युद्ध में शाह आलम द्वितीय के प्राणों की रक्षा करती इसने। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? देखो, पहले आयरलैंड का निवासी आया, 1782 में भारत आया मद्रास में। वहाँ उसको कुछ रोजगार व्यापार नहीं मिला, लूटपाट करने लगा। फिर वह क्या करने लगा? हैदराबाद के जो राजा थे उनकी सेना में नौकरी करी। उसके बाद वह दिल्ली आता है। दिल्ली आकर जो समरू बेगम थी, शाह आलम द्वितीय की पत्नी, उसकी सेना में भर्ती हो गया। और 89 में जो 1789 में रेवाड़ी के युद्ध में शाह आलम द्वितीय के प्राणों की रक्षा करता है। और समरू बेगम तो जो थी उनको इस पर विश्वास हो जाता है कि वो मेरे पति की रक्षा की, तो बहुत अच्छा, मतलब ये एक सेनापति लगा लीजिए, जो भी सैनिक है। इसी कारण समरू बेगम ने उसे टप्पल की जागीर का कलेक्टर नियुक्त कर दिया। टप्पल की जागीर का समरू बेगम ने क्या कर दिया? कलेक्टर उसको नियुक्त कर दिया। ठीक है, जॉर्ज थॉमस को मिलने वाली पहली रियासत कौन सी थी? पहली रियासत टप्पल थी। और किसने दी थी ये? समरू बेगम ने उसको वहाँ का कलेक्टर नियुक्त किया था। ठीक है, फिर मराठों के संपर्क में आने के बाद 1793 में मेवात क्षेत्र के मराठा सूबेदार ने थॉमस को मेवात संभालने का अधिकार दिया। फिर वह मराठों के संपर्क में आता है। 1793 में मेवात क्षेत्र के मराठा सूबेदार ने थॉमस को क्या किया? मेवात का जो एक क्षेत्र था उसको संभालने का अधिकार दे दिया। ठीक है, थॉमस को क्या किया? मेवात संभालने का अधिकार दे दिया। उसके बाद फिर मराठों के सूबेदार ने से खुश होकर क्या है, जज्जर व पटौदी के कुछ गांव भी इसको दे दिए। कुछ अच्छा काम किया होगा उसने, फिर उसको खुश होकर जज्जर व मेवात भी दे दिया, जज्जर व पटौदी भी दे दिया। ठीक है, टप्पल की रियासत तो पहले दे ही रखी थी उसको। 1797 में उसे सहारनपुर भी दे दिया गया। देखो, पहले यही होता था भाई, ये राजा ऐसे रेवड़ियों की तरह बांटते रहते थे राज्य को, किसी को कुछ दे दिया। जज्जर पटौदी गाँव है, आयरलैंड से आया हुआ निवासी था। अपने भाई बहनों में इनके झगड़े होते रहते थे राज्य के लिए, और बाहर से आए हुए के लिए बांटते रहते थे। यही तो मेन मुद्दा था गुलामी का, जो भारत को भुगतनी पड़ी। वहाँ का जो ये दान धर्म करते रहते थे राजा। जज्जर व पटौदी के कुछ गांव फिर उसने थॉमस को दे दिए, कुछ अच्छा काम किया उससे खुश होके। उसके बाद 1797 में उसे सहारनपुर भी दे दिया गया और वहाँ से सिखों का आतंक खत्म कर दिया गया। ठीक है, और धीरे धीरे इसने रोहतक, गुड़गांव, सोनीपत, भिवानी आदि के गाँव को भी अपने एरिया में मिला लिया। और अंत में उसके पास कितने गांव हो गए? 1200 गांव उसके हो गए। 1200 गांव पे वो शासन करने लगा। एक बाहर का आया हुआ आदमी और 1200 गांव पे आके शासन करता। देख कितनी मतलब हैरानी की बात थी, जो पहले उसको नौकरी भी नहीं मिली, फिर उसका इतना मतलब इतना अच्छा हो गया कि वो 1200 गांव पे शासन करने लगा। तब उसने अपनी राजधानी हांसी को बनाया और वहाँ टकसाल की स्थापना की। इस टकसाल में उसने अपने नाम से सिक्के डाले जाते थे। इस टकसाल में क्या किया उसने? अपने नाम से सिक्के डाले जाने लगे, जिनका सिक्का ए साहिब कहा जाता था। टकसाल में सिक्के डाले जाने लगे और उन सिक्कों को क्या कहा जाता था? सिक्का ए साहिब कहा जाता था। ठीक है, अब लड़ाइयाँ देख लेते हैं। जो इसकी लड़ाइयाँ थी वो इसकी किस किस के साथ इसने लड़ाइयाँ करके और क्या क्या एरिया कब्जा है। बेरी की प्रथम लड़ाई होती है 1794 में।
यह लड़ाई जाटो के और जॉर्ज थॉमस के मध्य हुई थी। इस लड़ाई में जॉर्ज थॉमस की जीत हुई थी। ठीक है। बेरी की दूसरी लड़ाई हुई 1801 में। यह लड़ाई जॉर्ज थॉमस व सिखों व मराठों की संयुक्त सेना, मराठों और सिखों की संयुक्त सेना थी और दूसरी तरफ जॉर्ज थॉमस की सेना थी, उनके बीच में हुई। इसलिए इस लड़ाई में जॉर्ज थॉमस की हार हो गई थी। ठीक है। फ्रांसीसी जॉर्ज थॉमस को नष्ट करना चाहता था, इसलिए उसने थॉमस पर आक्रमण किया, परंतु बाद में थॉमस ने जाजगढ़ भी वही बेरी में पड़ता है, में पैरो को पराजित किया। पैरो कौन था? फ्रांसीसी था ये भी पैरो। ठीक है। उसको पराजित कर दिया और बाद में पैरो के दोस्त बोगेन ने सिख सेना की सहायता से झज्जर के पास 23 दिसंबर 1801 की लड़ाई जो थी, 23 दिसंबर 1801 वाली ये लड़ाई है जो मराठों और सिखों की संयुक्त सेना के बीच में होती है, ये लड़ाई जीती और जॉर्ज थॉमस को आत्मसमर्पण करना पड़ा और अंत में 22 अगस्त 1802 को बहरामपुर पश्चिम बंगाल में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई। ठीक है। आगे देखिए 1803 में मराठा शासक दौलतराव सिंधिया व अंग्रेजों के बीच में सजी अर्जन गांव की संधि हुई थी। 1803 में कौन सी संधि हुई थी? सजी अर्जन गांव की संधि हुई थी। किसके बीच में? मराठों के शासक थे दौलतराव सिंधिया और अंग्रेज थे उनके बीच में, जिसके तहत हरियाणा पर क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो जाता है। ठीक है। 1802 में जो जॉर्ज थॉमस के युद्ध थे वो देखे हमने। 2 में फिर क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है बहरामपुर पश्चिम बंगाल में जॉर्ज थॉमस की। उसके बाद 1803 में मराठा का एक शासक था दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के साथ एक संधि करते हैं, सजी अर्जन संधि, गांव की संधि उसको बोला जाता है। उसके तहत क्या होता है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका आधिपत्य जो था हरियाणा पर आ जाता है। वो राजा क्या करते हैं? हरियाणा को उसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ठीक है। आगे देखिए भाई जॉर्ज थॉमस के अन्य युद्ध एक बार देख लेते हैं और भी जो उसके शासनकाल में युद्ध हुए थे। उसके बाद फिर हम ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हुआ था उसको देखेंगे कैसे। उसके बाद कौन से विद्रोह हुए? एक बार जो जॉर्ज थॉमस के काल में हुए, सल्तनत काल में जो जो विद्रोह हुए थे ना, एक बार उन विद्रोह को देख लेते हैं। दिल्ली संग्रहालय के अनुसार धरती पर सौरक का टाइटल 1328 में दिया गया था। दिल्ली संग्रहालय के अनुसार धरती पर सौरक का टाइटल कब दिया गया? 1328 में दिया गया। जॉर्ज थॉमस के अन्य युद्ध देख लेते हैं। जॉर्ज थॉमस के युद्ध कौन कौन से थे? बांडावास का युद्ध हुआ था 1789 में, जो रेवाड़ी में शाह आलम द्वितीय जो मुगलों का शासक था उस समय पे, और उसके बागी वजीर नजीब कुली खां के बीच में हुआ था। उसका वजीर था नजीब कुली खां, बाद में उसने उससे बगावत कर दी थी, उसके बीच में हुआ था। उसमें शाह आलम द्वितीय हार गया और बेगम समरू ने क्या किया था? कमाल संभाली थी। और जॉर्ज थॉमस ने, ये वही रेवाड़ी का युद्ध है भाई हमने पीछे बताया था, जिसमें जो जॉर्ज थॉमस था उसने क्या किया था? शाह आलम द्वितीय की जान बचाई थी। ठीक है। और वो उसका समरू बेगम का विश्वास पात्र बन गया था। ठीक है। किसके बीच हुआ था? ये शाह आलम के वजीर नजीब कुली खां और उसके बीच हुआ था। शाह आलम द्वितीय हार गया था और उसके बाद उसकी बेगम ने कमान संभाल ली थी। ठीक है। और जॉर्ज थॉमस ने शाह आलम द्वितीय की जान बचाकर समरू बेगम का विश्वास पात्र बन गया और उसको पहली टप्पल की रियासत जो थी उन्होंने दे दी थी। उसके बाद होता है नारनौंद का युद्ध, होता है 1799 में। नारनौंद का युद्ध यह हुआ था सिक्कों और हांसी के शासक जो हांसी का जो शासक था जॉर्ज थॉमस, उसके बीच हुआ था। सिक्कों के बीच नारनौंद हिसार में हुआ था, जिसमें जॉर्ज थॉमस की जीत हुई थी। ठीक है। उसके बाद कहानौर का विद्रोह होता है 1796 में। यह रामगढ़ किसानों व हांसी के शासक थे, जॉर्ज थॉमस उनके बीच में हुआ था। इसमें कहावत है, दिल्ली ते 35 कोस कहानौर ने गाना, आपे बोवे आपे खावे किसने देना दाना। थॉमस की इसमें जीत हुई थी। ठीक है। क्या कहावत है भाई इसमें? दिल्ली ते 35 कोस कहानौर ने गाना, आपे बोवे आपे खावे किसे न ना देवा दाना। ठीक है। ये कहावत भी आप याद रखना। इसमें थॉमस की जीत होती है। ठीक है। सल्तनत काल के विद्रोह, अब सल्तनत काल के भी महत्वपूर्ण विद्रोह एक बार देख लेते हैं हम, उसके बाद डिस्कस करेंगे भाई हरियाणा पे आधिपत्य हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, आगे उसको डिस्कस करेंगे। एक बार ये विद्रोह देख लीजिए आप, जो इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। हांसी का युद्ध होता है 1193 में। कुतुबुद्दीन ऐबक व हांसी के जाट सेनापति जाटवान मलिक के बीच हुआ, जिसमें ऐबक विजयी रहा था। ये भी हम बताएंगे। इसमें कौन था? ऐबक विजयी रहा था। ठीक है। अब देखिए जनता का विद्रोह होता है 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने पर हरियाणा के क्षेत्रों में अराजकता फैली थी। ठीक है। तो ऐबक का पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, परंतु ऐबक के दामाद नसरुद्दीन ने विद्रोह किया और जनता में विद्रोह फैला। ठीक है। कैथल का युद्ध होता है फिर 1240 में। रजिया बेगम व उसके भाई के बीच में होता है। मुजुद्दीन बहराम शाह के बीच हुआ था कैथल का युद्ध। यहाँ उन्होंने रजिया बेगम व उसके पति जो अल्तुनिया को
पराजित कर दिया था। ठीक है। उसके बाद होता है मेवातियों का पहला विद्रोह 1248 में। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह प्रथम के शासन में मेवातियों ने सरकार के खिलाफ यह विद्रोह किया था। अंततः बलबन ने इनका दमन किया था। देखिए ये किस किस के बीच में कब कब हुआ था ये विद्रोह, ये याद रखना, आपको भी इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है इसलिए हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचना आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य के बाद फिर कैसे ये सल्तनत काल आगे आ गई। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें एक बार पर रिवाइज हो जाएंगी आपको। मेवातियों का दूसरा युद्ध होता है 1297-1260 में। सन 1297 में मलक्का के नेतृत्व में मेवातियों ने हांसी जाने वाले ऊँटों व दासों के कारवां को पूरी तरह लूटा था। ठीक है, मलक्का व के नेतृत्व में मेवातियों ने हांसी जाने वाले ऊँटों व दासों के कारवां को पूरी तरह से लूट लिया था। फिर होता है सिरसा का युद्ध 1320 में। यह सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो शाह और दीपालपुर पंजाब के तत्कालीन गवर्नर गाजी मलिक के बीच में हुआ था और नसरुद्दीन हार गया था इसमें, गाजी मलिक जीत गया था। ठीक है। कैथल का प्रथम विद्रोह होता है 1343 में। यह विद्रोह मोहम्मद तुगलक शाह द्वितीय के शासनकाल में हुआ और इसने अनेक टैक्स लगा दिए जिसके फलस्वरूप यह विद्रोह हुआ था। जो मोहम्मद तुगलक शाह द्वितीय थे इन्होंने बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे, इसके खिलाफ जो था ये कैथल का प्रथम विद्रोह हुआ था। कैथल का दूसरा विद्रोह हुआ 1529 में। इस विद्रोह का नेतृत्व मोहन सिंह राजपूत ने किया जो बाबर के शासनकाल का सबसे बड़ा विद्रोह था। इसका विवरण अहमद यादगार ने पुस्तक तारीखे सलातीन अफगाना में दिया है। ठीक है, कैथल का दूसरा युद्ध हुआ था 1529 में। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है मोहन सिंह राजपूत ने किया जो बाबर के शासनकाल का सबसे बड़ा विद्रोह था। इसका विवरण किस में मिलता है? अहमद यादगार ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तारीखे सलातीन अफगाना, उसमें इसका मिलता है वर्णन कैथल के दूसरे युद्ध का जो 1529 में हुआ था और पहला कब हुआ था? 1343 में। ठीक है, अब देखिए हमने देखा 1803 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो जाता है हरियाणा पे। उसके बाद का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मुगलों का पतन हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ पर आगमन हो जाता है। उसके बाद कौन कौन से विद्रोह होते हैं? रानिया का विद्रोह होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद। कब होता है रानिया का विद्रोह? 1810 में। तत्कालीन हिसार जिले की रानिया रियासत के शासक जाबित खान ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकारी, परंतु रानिया का विद्रोह 1818 में हुआ। रानिया रियासत अब सिरसा के अंतर्गत आती है। देखिए पहले जो रानिया रियासत थी हिसार के अंतर्गत आती, फिर जो सिरसा हिसार में से बना अभी रानिया उसके अंतर्गत आती है। तो इसका युद्ध देखिए महत्वपूर्ण है भाई ये बात। रानिया का विद्रोह हुआ था 1810 में। ठीक है, और किसके बीच में हुआ था? जीबित खान ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकारी थी। विद्रोह के बाद क्या किया था? जाबित खान था उसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकारी थी। परंतु रानिया का विद्रोह जो है 1818 में हुआ था। रानिया रियासत अब जो है सिरसा के अंतर्गत आती है, पहले हिसार में आती थी। उसके बाद है छछरौली का विद्रोह। इस रियासत का शासक बुंगेल सिंह था जिसके मरने के बाद जोध सिंह ने उस पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजी सेना के आने पर जोध सिंह पीछे हट गए। वह रियासत उनकी पत्नी रामकौर बुंगल की पत्नी को दे दी गई। उसके बाद 1818 में जोन ने पुनः विद्रोह किया और अपना अधिकार पाने के लिए किया था। इसने पहले तो पीछे हट गया, अंग्रेजी सेना को अपना राज्य दे दिया, उसके बाद फिर से उसने क्या किया? दोबारा से राज्य पाने के लिए विद्रोह किया था 1818 में। ठीक है, छछरौली का विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है लाडवा का पहला विद्रोह होता है 1805 में। यहाँ का शासक था गुरदीत सिंह। 1805 में जो लाडवा का शासक था गुरदीत सिंह स्थानीय लोगों और थानेसर के शासक की मदद से अंग्रेजी सेनापति कर्नल बरन से युद्ध किया था इसने। परंतु लाडवा का जो प्रसिद्ध विद्रोह है ना, पहला विद्रोह था 5 का, और जो प्रसिद्ध विद्रोह 1845 में अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, लाडवा का प्रसिद्ध विद्रोह 1845 में किसके नेतृत्व में हुआ था? अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए रोहतक, गुड़गांव व हिसार में कृषिक विद्रोह हुए थे। ठीक है, कृषिक विद्रोह की भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को राजाओं ने जो थे हरियाणा पे आधिपत्य के लिए दे दिया, पर यहाँ के जो निवासी थे वो नहीं मान रहे थे। वो इस भाई क्यों कोई बाहर का आके हम पे क्यों शासन करे, इस तरह से ये विद्रोह होते गए थे। अब आता है रोहतक, गुड़गांव, हिसार में जो कृषिक विद्रोह हुए वे आते हैं। 1824 में अफवाह उड़ी की ब्रह्मा के युद्ध में अंग्रेज हार गए। ठीक है, उस बात का फायदा उठाकर रोहतक, हिसार व गुड़गांव के कृषकों ने बैंकों में लूटपाट की। बाद में राजा सूरजमल ने विद्रोहियों के साथ मिलकर लड़ाई की, परंतु इसमें अंग्रेज जीत गए थे। ध्यान रखना है कि कौन से युद्ध में कौन जीता था।
जींद का विद्रोह होता है 1813 में। जींद रियासत के शासक बाघ सिंह को लकवा मारने पर अपने पुत्र प्रताप सिंह को कार्यकारी शासक उसने बनाया, किंतु अंग्रेजों ने रानी जो सोधराही को प्रशासक बनाया। 23 जून 1814 में प्रताप सिंह ने अपनी सरकार बनाई व विद्रोह किया, परंतु जींद का किला गजपत सिंह ने बनवाया। देखिए ये परंतु ये नहीं है कि भाई वो उस लड़ाई वाली बात नहीं है, ये जी परंतु का मतलब है जींद का किला आ जाए तो गजपत सिंह ने बनवाया था, प्रताप सिंह ने नहीं बनवाया था। ठीक है, और विद्रोह हुआ था प्रताप सिंह के उसमें, और किला बनवाया था गजपत सिंह ने। ठीक है, आगे देखिए बलावली का विद्रोह होता है 1835 में। बलावली जींद में 1835 में संगत की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अधिकार किया और प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक है, 35 में फिर प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया था और गुलाब सिंह इसका प्रमुख था। ठीक है, गुलाब सिंह इसका कौन था? प्रमुख था। फिर आता है चरखी दादरी का विद्रोह, खुडाना गांव का विद्रोह आता है 1825 में जो हुआ था। नवाब बंशीधर नामक थानेदार नियुक्त किया गया था, जिसको विद्रोहियों ने बंदी बनाया गया और जज्जर के नवाब फैज मोहम्मद खान ने उसको बचा लिया। ठीक है, कंपनी के काल में सामाजिक व आर्थिक स्थिति अब देख लेते हैं। ये तो वे थे जो कंपनी के काल में विद्रोह हुए। एक बार और रिवाइज कर लेना भाई आप लोग इसमें से कब कब कौन सा युद्ध हुआ था। मेन जो है ये डेट है इनकी कब हुए थे ये भी पूछ लिया जाता है, पर जो इनकी जगह हैं और जो प्रमुख प्रमुख युद्ध हैं वो देख लेना आप कौन से हुए थे, यही पूछा जाता है ये युद्ध कब हुआ था। एक बहुत कम चांस है ये पूछा जाएगा किसके बीच में हुआ था, क्योंकि अंग्रेज और कोई वहाँ का जो उस टाइम पे राजा था उनके बीच में हुआ था, और मोस्टली जो है इनमें अंग्रेजों की विजय हुई थी सब में। कंपनी के काल में सामाजिक व आर्थिक स्थिति कैसी थी भारत की? 70% लोग हिंदू थे, 28% मुसलमान थे। ठीक है, मुसलमानों को रांगड़ भी कहा जाता था। 70% जो लोग थे उस टाइम पे हिंदू थे, 28% जो थे मुसलमान थे, और बाकी के लगा लीजिए जो 2% लोग थे वो जो अदर धर्म आगे और भी थे, सिख ईसाई और कोई और धर्म होगा भाई, जो ये पंथ लगा लीजिए, इनको पंथ भी बोला जाता है, ये थे। और 33-34 ठीक है, और जो मुसलमान थे उनको क्या कहा जाता? रांगड़ भी उनको कहा जाता। विद्रोह तो हमने देख लिया, अभी हम आगे सामाजिक व आर्थिक स्थिति देखेंगे। ठीक है, कितने हिंदू थे कितने मुसलमान थे, इसलिए आपको बताया जा रहा है। 1833-34 में नाबिया काल पड़ा था। अन्य काल जो है 1877 में चौतीसा काल पड़ा था। एक तो 33-34 में काल पड़ा था नाबिया, और दूसरा काल 1877 में चौतीसा काल पड़ा था। ठीक है, ये तारीख आपको याद रखनी है, अकाल की सन जो है ये ध्यान रखना आप। उसके बाद ये सामाजिक दृष्टि से आपने देख लिया कितने लोग थे कौन से धर्म के। क्रांति में हरियाणा की क्या भूमिका रही? 1857 की क्रांति में हरियाणा की क्या क्या भूमिका जो थी वो रही, वो देखते हैं। 10 मई 1857 को अम्बाला छावनी से क्रांति शुरू हुई थी। क्रांति कब कहाँ से शुरू हुई थी भाई? अम्बाला छावनी से ये क्रांति शुरू हुई थी। कब हुई थी शुरू? 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। 13 मई 1857 को गुड़गांव अहिरवाल रेवाड़ी को राव तुलाराम व उनके भाई गोपाल सिंह ने नेतृत्व किया था। 1857 गुड़गांव और अहिरवाल रेवाड़ी को राव तुलाराम व उनके भाई कौन थे? गोपाल सिंह, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। इसको सावर्ष ने रोका था। इसको किसने रोका था? सावर्ष ने रोका था। इस प्रकार विभिन्न रियासतों के नवाबों को अंग्रेजों द्वारा रोका गया। कुछ रियासतें और उनके नवाब हैं जो हम एक बार देख लेते हैं। कौन कौन सी रियासतों के नवाबों को अंग्रेजों द्वारा रोका गया? मेवात राज्य जो था, मेवात की रियासत का राजा सदरुद्दीन था। अहिरवाल जो ये राव तुलाराम था। पलवल गफूर अली हरसुख राय था। फरीदाबाद का धानु सिंह था। बल्लभगढ़ का नाहर सिंह था। झज्जर का कौन था? अब्दुल रहमान खान था। और फरुखनगर का कौन था? अहमद अली था। ये रियासतें हैं और रियासतों के राजाओं के नाम हैं, ये देख लीजिए आप। पानीपत का इनाम अली कलंदर था। खरखोदा का जो था बिसारत अली था। रोपड़ का कौन था? मोहन सिंह। फतेहाबाद भट्टू मोहम्मद आजिम। हासी हुकमचंद जैन व मुनीर बेग था। ठीक है, हासी का। और सिरसा रानिया जो उस टाइम पे हिसार में पड़ता था, अभी सिरसा में पड़ता है, इसका कौन था? नूर मोहम्मद खां। हिसार का कौन था? शहजादा मोहम्मद आजम सरकारी ठीक है, सरकारी कर्मचारी था ये शहजादा मोहम्मद आजम, हिसार का जो शासक था। ये उस टाइम की रियासतों के उस टाइम पे शासक थे। ठीक है,
अंग्रेजी समर्थक रियासतें कौन कौन सी थी, रियासत थे और ये रियासतें देखिए। उसके बाद जो इनके साथ देने वाले नवाब थे वो, और विद्रोही नेता कौन से थे उनके नाम देख लेते हैं। पटौदी की रियासत का साथ देने वाला नवाब मोहम्मद खान और विद्रोही नेता अकबर अली। सांपला का मिर्जा इलाही बख्श और साबर खां विद्रोही नेता। दुजाना सांपला रोहतक में पड़ता भाई, पटौदी गुड़गांव में है। दुजाना आपका जो है उसमें, दुजाना में देखिए डुडे बेरी में, दुजाना में डुडे खां और विद्रोही नेता हसन अली थे। छछरौली सोबा सिंह थे और इसका जो विद्रोह करने वाले कौन थे, स्थानीय नागरिक थे वहाँ के छछरौली के, ठीक है। और साथ देने वाले नवाब इनके कौन थे, सोबा सिंह थे, ठीक है। इसके अलावा लोहारू से अमनुद्दीन, सांपला से मिर्जा इलाही बादशाह था जो मिर्जा इलाही बादशाह, करनाल से अहमद अली भी अंग्रेजों के समर्थक थे। अंग्रेजों के समर्थक थे रियासतों के। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि राव तुलाराम की मृत्यु होती है 23 सितंबर को, काबुल में हुई थी, जो आज हरियाणा में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 सितंबर को देखिए, लास्ट टाइम 23 सितंबर को हमने देखा था कि मोस्टलियों को ये नहीं पता कि 23 सितंबर का जो शहीदी दिवस है वो किस लिए मनाया जाता है। किससे पूछो तो कोई कहता है कि उस दिन भगत सिंह को फांसी हुई थी, कोई कहता है कि नहीं फांसी तो किसी और दिन हुई थी, उस दिन उसको सजा सुनाई गई थी, है ना। तो ये जो 23 सितंबर का जो शहीदी दिवस है, ये राव तुलाराम थे, अहिरवाल शासक थे, जो 1857 की क्रांति उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, उनकी 23 सितंबर को मृत्यु हुई थी, इसलिए ये शहीदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो उनको शहीद माना गया था। राव तुलाराम हीरो के ये शासक थे, अहिरवाल जाति के जो थे, ठीक है, 23 सितंबर को, इसलिए ये मनाया जाता है। आगे देखिए, ये तो हमने देखा भी, जो 1857 की हमारी क्रांति थी उसमें कौन कौन से नेता थे जिन्होंने भाग लिया था और कौन कौन अंग्रेजों के समर्थक रहे थे। अब और देख लेते हैं 1857 की क्रांति में कौन कौन से यहाँ पर युद्ध हुए, किस किस के बीच में हुए, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। और किस तरह से हमारे यहाँ के विद्रोह दबाए गए 1857 में, और किस किस ने पार्ट लिया, किसने अंग्रेजों का साथ दिया, ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं हमारे, ये भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये डीप नॉलेज हम आपको नहीं दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए करवा रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेरी लग रही है तो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं आपकी विश है भाई, वो आप जिस तरह से, अगर कोई आपको लग रहा है क्वेरी है, कन्फ्यूजन, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। शॉर्ट पॉइंट इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि समय की सीमा को हम ध्यान में रखते हुए सोच रहे हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद हो जाए, ठीक है। जिसने पहले पढ़ रखी है उनको तो रिवाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में भी कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, ताकि एग्जाम में आप मार्क्स लेके आ सके। देखिए, विद्रोह को दबाने के लिए गुड़गांव में मेजर एडन बफोई रोहतक में मेजर हेडसन को भेजा, और हेडसन के विद्रोह को दबाते हुए रोहतक को जींद के राजा के हवाले कर दिया गया, ठीक है। हरियाणा में पहली फांसी नूर मोहम्मद खान रानिया को दी गई थी। अंतिम समय में झज्जर के नवाब अब्दुल खां व फरुखनगर के अहमद अली और बल्लभगढ़ के जोना हर सिंह को चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी, ठीक है। और अंतिम फांसी के रूप में मुबुर बेग व हुकमचंद जैन को फांसी विद्रोहियों को मिली थी। ये जो क्रांति में जो विद्रोही थे उनको फांसी दी गई थी भाई, उनके बारे में बात हो रही है। अगला देखिए, क्रांति की शुरुआत की बात अंग्रेजों को बताने वाले सैनिक श्याम सिंह थे, ठीक है। किसने बताई थी क्रांति की बात है अंग्रेजों को? श्याम सिंह सैनिक थे, उन्होंने बताई थी। रेवाड़ी के शासक आगे राव तुलाराम ने जनरल सावर्स के आक्रमण का जवाब न देकर बिना लड़े रेवाड़ी छोड़ दी थी, ठीक है। फिर रेवाड़ी के शासक ने क्या किया था, बिना लड़े, उनको लगा कि भाई ये इनसे नहीं जीत सकते, उन्होंने रेवाड़ी छोड़ दी थी। हिसार व सिरसा की क्रांति को दबाने की कोशिश जनरल वान कोटलैंड ने की थी। जींद के राजा का दादरी रियासत व कन्नौज के कुछ परगने तथा नाया के राजा को कांटी, जज्जर और बाबल परगने प्राप्त हुए थे, ठीक है। ये स्थान की क्रांति के टाइम की बात है, किसने उनका अंग्रेजों का साथ दिया था, किस किस को फांसी दे दी गई थी, ये चीज़ें हमने आपको बताई। अब देख लेते हैं 1857 में और कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। एक होता है बल्लाह का युद्ध 1857 में। कैप्टन हुज सैनिकों को लेकर बल्लाह करनाल पहुंचा, जो उनका मुकाबला जाटों की सेना से उनका मुकाबला हुआ था, ठीक है। और युद्ध होता है 1857 में रूप डाका का युद्ध होता है। यह युद्ध मेवाती सेनानी और अंग्रेजों की सेना के बीच मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध गांव रूप डाका में हुआ था। रूप डाका मेवात में पड़ता है। 1857 में युद्ध हुआ था मेवाती सेनानी और अंग्रेजों की सेना के बीच में, और अंग्रेजों
की तरफ से डूमंड आए थे। इसमें कौन आए थे? अंग्रेजों की तरफ से डूमंड आए थे। एक और होता है इम्पोर्टेंट है भाई, वो ये जो इम्पोर्टेंट हमने लगा भी दिया है इस पे, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के चलिए आप, बाकी इम्पोर्टेंट तो सारी हरियाणा जी की है। नसीबपुर का युद्ध होता है नवंबर 1857 में। यह अंग्रेजी सेना व राव तुलाराम के नेतृत्व में लड़ा गया था। नसीबपुर नारनौल महेंद्रगढ़ में आता है। देखिए नसीबपुर कहाँ आता है, ये प्लेस पूछ लिए जाए, नारनौल महेंद्रगढ़ में आता है नसीबपुर। और इसका युद्ध किसके बीच में हुआ था? राव तुलाराम और के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ इसका युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए मुगलों के पतन के समय कुछ युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध हुए थे मुगलों के पतन के समय, वो भी देख लेते हैं हम। चंदा गांव का युद्ध 1707 में, यह हसन खां भट्टी व पटियाला के राजा रामा के बीच में फतेहाबाद में हुआ था। पटियाला के राजा रामा के बीच में फतेहाबाद में, और हसन खां भट्टी के हुआ था चंदा गांव का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में हसन खां भट्टी हार गया था। एक और होता है बेरारान का युद्ध 1774 में, यह भी भट्टियों और पटियाला के राजा के बीच में हुआ था। इसमें पटियाला के राजा विजयी रहे थे। इसमें कौन विजयी रहा था? पटियाला के राजा की विजय हुई थी। और होता है नारनौल भिवानी रोहतक क्षेत्र में विद्रोह था 1765 में। यह मुगल बादशाह के मीर बख्शी व अहमद शाह अब्दाली में के बीच में हुआ था। 1765 का जो विद्रोह था, मीर बख्शी मुगल का बादशाह था और अहमद शाह अब्दाली, इसके बीच में ये विद्रोह हुआ था। ये जो विद्रोह थे वो हमारे अंग्रेजों का पतन हुआ था ना, उसके बीच के जो थे वे विद्रोह हुए थे। ठीक है, और आगे के कुछ और विद्रोह आते हैं भाई, कौन कौन से कब कब हुए थे ये और देख लेंगे। चलो, समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन के बारे में आगे हम समाज सुधार आंदोलन देखते हैं। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती रेवाड़ी गांव में सबसे पहले गौशाला खोली थी। ठीक है, 1880 में क्या हुआ था? दयानंद सरस्वती ने, महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, रेवाड़ी आए थे और उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले गौशाला खोली। जैसा कि हम जानते हैं 10 अप्रैल 1875 को सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए आ गए ना आर्य समाज के संस्थापक। और इनकी रेवाड़ी में शाखा 1880 में खुली थी। कट्टर हिंदुओं ने इसका विरोध किया था और झज्जर में विरोध स्वरूप 1886 में सनातन धर्म की शाखा खोली गई। ठीक है, विरोध के स्वरूप क्या हुआ? सनातन धर्म की आर्य समाज की शाखा खोली गई, और विरोध के स्वरूप मतलब विरोध हुआ तो उन्होंने फिर सनातन धर्म की शाखा भी वहाँ पे खोल दी 86 में। परंतु आर्य समाज की हरियाणा में प्रगति हुई, फलस्वरूप हरियाणा के अन्य जिलों में भी आर्य समाज की शाखाएं खोली गई। जैसे हिसार में 1886 में अध्यक्ष कौन थे इसके? लाला लाजपत राय थे। देखिए ये भी महत्वपूर्ण, आर्य समाज के संस्थापक हो गए दयानंद सरस्वती, और 1886 में इसकी शाखा खोली गई हिसार में, और अध्यक्ष किसको बनाया गया? लाला लाजपत राय को। ठीक है, अन्य आर्य समाजी लेखराम लखपत राय आदि ये भी थे अन्य आर्य समाजी हैं। सनातन धर्म के प्रचारक दीनदयाल शर्मा झज्जर से। सनातन धर्म के प्रचारक कौन थे? दीनदयाल शर्मा झज्जर से। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती हरियाणा में अम्बाड़ा में आए थे 1871 में। दयानंद सरस्वती कहाँ आए थे? सबसे पहले आए थे 1871 में रेवाड़ी के प्रसिद्ध आर्य समाजी राव युधिष्ठिर थे। जो दयानंद सरस्वती पूछ लिया जाए कि सबसे पहले हरियाणा में कहाँ आए थे, अम्बाड़ा में आए थे 1871 में। और रेवाड़ी के जो प्रसिद्ध आर्य समाजी कौन थे? राव युधिष्ठिर थे। ठीक है, अब आगे आता है, ये तो हमारा समाज सुधार आंदोलन आर्य समाज की स्थापना के कुछ पॉइंट थे। अब मुस्लिम संगठन सुधार और देख लेते हैं। हरियाणा में प्रथम मुस्लिम संगठन अंजुमन ए असहर 1976 था। नेशनल मोमडम एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में अमीर अली ने की थी। इसकी शाखाएं 1886 में अम्बाड़ा में और 88 में हिसार में भी खोली गई। 86 में अम्बाड़ा में और 86 में हिसार में जो थी उसकी शाखा खोली गई थी, किसकी? आर्य समाज की। और 86 में अम्बाड़ा में किसकी शाखा खोली गई थी? मुस्लिम संगठन की। ठीक है, और 88 में इसकी शाखा हिसार में खोली गई। और देख लेते हैं विभिन्न समाए जो सभाएं हैं उनका योगदान, और देख लेते हैं कौन से धर्म के लिए क्या क्या सभाएं बनाई गई थी। ये धार्मिक सभाएं थी। देखिए 1880 में सिखों ने सिख सभा बनाई। 1885 में जब कांग्रेस का पहला सम्मेलन बॉम्बे में हुआ था। देखिए कांग्रेस का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1885 में हुआ। कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बॉम्बे में हुआ। तो 72 अनुयायियों में से एक प्रांत पंजाब हरियाणा की तरफ से एकमात्र लाला मुरलीधर शर्मा, जिनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहते हैं। ग्रेट मैन ऑफ पंजाब किसको कहते हैं?
लाला मुरलीधर थे और 72 अनुयायी थे। देखिए पूरे देश की बात है भाई, ये कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1885 में, बॉम्बे में होता है। उसमें 72 अनुयायी थे जो सिख धर्म के, उनमें से एक थे लाला मुरलीधर, जिनको क्या कहा जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। पंजाब हरियाणा पहले एक होता था ना, तो उसकी तरफ से थे, ठीक है। 72 अनुयायियों में एक थे ये लाला मुरलीधर। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन हो गया, लाला मुरलीधर। इसके अलावा देखिए इसके साथ साथ ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन हो गया, दादा भाई नौरोजी। ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कौन हो गई, कुंजरानी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए। सिर्फ इंडिया का पूछ लिया जाए, सॉरी सिर्फ पंजाब का पूछे तो लाला मुरलीधर हो गया, इंडिया का पूछे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पूछ लिया जाए तो दादा भाई नौरोजी हो गया, और ग्रेट ओल्ड लेडी पूछ लिया जाए ऑफ इंडिया, कुंजरानी हो गया, ठीक है। अब देखिए स्वदेशी आंदोलन होता है जो 1907 में, ये देश के आंदोलन है भाई, और हरियाणा में इनके बीच में क्या क्या हुआ था वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि एक बार अभी 1880 की 85 के अधिवेशन की बात हुई थी और सीधे फिर छलांग लगा के 1907 वाले में चले गए। ये जो देश में उस समय के जो आंदोलन हुए और उनमें उनका हरियाणा के लोगों का उनमें क्या क्या जो था सपोर्ट रहा या यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें बता रहे हैं। थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, पर पढ़ना तो पड़ेगा अगर नौकरी चाहिए तो, ठीक है भाई। नहीं चाहिए तो भाई क्या ज़रूरत है। अगर आप फिर भी हरियाणा की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो एज यू विश, नहीं जानना चाहते तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, आराम से यूट्यूब पे कुछ भी देख सकते हैं आप, बहुत मिलेगा एंटरटेनमेंट के लिए। अब देखिए स्वदेशी आंदोलन के समय हरियाणा 1907 तक हरियाणा के काफ़ी जिलों में कांग्रेस की शाखा बन गई थी। 1907 तक जो था, 1885 को पहला अधिवेशन होता है, याद रखना ये, और 1907 तक हरियाणा के काफ़ी जिलों में कांग्रेस की शाखा बन गई थी, जिसके फलस्वरूप 1905 में हुए बंगाल विभाजन के दौरान लाला लाजपत राय की लोकप्रियता बढ़ गई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नेशनल जीके के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन नेशनल का भी पढ़ लो भाई, हरियाणा का तो जरूरी है, नेशनल भी आती है इसमें। हरियाणा वाले हमारे ना इतने सिलेबस इतना दे देते हैं, पूछो मत, बस पता नहीं लगाना तो उनको जॉब क्या देनी है और सिलेबस क्या क्या भर के रख देते हैं। एक पेपर के लिए पूरा 10-12 सिलेबस उनके पढ़ने पड़ते हैं, कई पंचायती राज, इंग्लिश, हिंदी, जीके, करंट, पता नहीं क्या क्या आ जाता है भाई, क्या करें अभी, उसको तो नहीं बदल सकते, अपना ही पढ़ने का टाइम बढ़ाओ, पढ़वाओ। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के दौरान लाला लाजपत राय की लोकप्रियता जो बढ़ गई थी, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, और 1907 को इन्हें भारत से निर्वाचित करके कहाँ भेज दिया गया था, ब्रह्मा या मोंडले भेज दिया गया था। 1907 में इनको भारत से निर्वासित करके बर्मा जो है बर्मा या मोंडले भेज दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉर्ले मिंटो सुधार 1919 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, 1907 में हुआ स्वदेशी आंदोलन पूछ लिया जाए तो। फिर होता है मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। इस सुधार की कमेटी में केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों के रूप में हिसार के जवाहर लाल भार्गव और करनाल के मौलवी अब्दुल गनी को सदस्यता मिली थी। इस सुधार की कमेटी में किसको सदस्यता मिली थी, केंद्रीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनमें हिसार के जवाहर लाल भार्गव को और करनाल के इसमें मौलवी अब्दुल गनी को इसमें सदस्यता जो है मिली थी। इस सुधार विरोध के रूप में बाल मुकुंद गुप्त ने रेवाड़ी से शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा था। इस सुधार के विरोध के रूप में क्या लिखा था, जो बाल मुकुंद गुप्त थे रेवाड़ी से थे, बाल मुकुंद गुप्त, उन्होंने शिव शंभू का चिट्ठा नामक एक लेख लिखा था। मार्ले मिंटो सुधार का मतलब, जो इसमें मार्ले था वो इसका सचिव था, मिंटो जो था वायसराय था। वायसराय क्या था भाई, जो पहले गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको ही बाद जब ब्रिटिश 1857 की क्रांति के बाद जो है, जो पहले कंपनी के अधीन था भारत, उसके बाद फिर सारा जो अधिकार था वो किसके पास चला जाता है, वहाँ की सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार था, उसके अधीन आ जाता है हमारे देश का जो शासन था सारा। और उसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद था उसको वायसराय का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। उस पद को क्या दे दिया जाता है, वायसराय। ये वायसराय थे मिंटो, और मार्ले जो थे इसके सचिव थे, ठीक है। इसलिए इस एक्ट का नाम क्या था, मार्ले मिंटो सुधार था, ठीक है। इस सुधार में मुसलमानों व जमींदारों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। इस सुधार में क्या किया गया था, मुसलमानों और जो जमींदार थे उनको अलग अलग निर्वाचन दिया गया था, ठीक है।
अब देखते हैं पहले विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा। पहला विश्व युद्ध होता है 1914 में, 1919 तक ये चलता है। तो उसमें हरियाणा में क्या क्या हुआ, क्या क्या उस दौरान हुआ था, ये देखिए। देश में एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग 1916 बनाई थी। देश में एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक 1914 में एनी बेसेंट ने क्या किया था, फिर होम रूल लीग 1916 बनाई थी। हरियाणा की शाखा के अध्यक्ष नेकीराम शर्मा थे। हरियाणा की जो शाखा थी होम रूल लीग के बाद, उसके अध्यक्ष कौन थे, नेकीराम शर्मा थे। वे आसफ अली के साथ गिरफ्तार हुए थे और उनसे मिलने के लिए लोकमान्य तिलक को आमंत्रित किया गया था, परंतु मिल नहीं पाए थे। ठीक है, लोकमान्य तिलक को आमंत्रित किया गया था और वे गिरफ्तार हो गए थे आसफ अली के साथ, परंतु वो उनसे मिल नहीं पाए थे। एनी बेसेंट कौन थी, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। उसके बाद रोल टैक्ट देख लेते हैं। रोल टैक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रोल टैक्ट जो आया था 1919 में, उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें होता 1919 में। देखिए, आर्य समाज के लोकप्रिय नेता थे स्वामी श्रद्धानंद ने रोल टैक्ट व बिना दलील व अपील कानून की घोर निंदा की और M.K. गांधी को पंजाब आने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, क्या किया था, जो रोल टैक्ट आता है वो बिना दलील अपील कानून के आता है। आजकल जो बिना दलील अपील के जो किसान कानून चल रहा है, इसी तरह से उस टाइम पे आता है। तो बिना दलील क्या था, तो भी विद्रोह होना तो तय था, क्योंकि उनके भी कुछ विचार थे, उसमें कुछ कहीं कमियां होगी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। और गांधी को क्या किया था, पंजाब में निमंत्रण दिया था, परंतु 10 अप्रैल 1919 को वह पलवल से गिरफ्तार हुए, जो उनकी पूरे भारत में पहली गिरफ्तारी थी। 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, वे पलवल से गिरफ्तार हुए, जो उनकी पूरे भारत में पहली गिरफ्तारी थी। ये जो पहली बातें हैं ना, ये याद रखना, पलवल से गिरफ्तार हुए थे, वो पहली गिरफ्तारी थी। ठीक है, उनके 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उनके गिरफ्तार होने के 3 दिन बाद क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी कारण समूचे हरियाणा गौर तीव्र उत्तेजना पैदा हुई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ, अभी आपको पता भी होगा, एक बार हम बता देते हैं। रोल टैक्ट के विरोध में जो है, वहाँ पे जो लोग थे वो अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे बैठ के। और जो जलियांवाला बाग है, वो जिसने देखा है, किसी ने नहीं भी देखा होगा, तो उसमें क्या है, सिर्फ एक ही दरवाजा है अंदर जाने का, बाहर आने का। और वहाँ की जो दीवारें हैं वो भी ऊंची ऊंची सी हैं, तो उस पे से भी कोई आ जा नहीं सकता। तो क्या किया था, एक दरवाजा हो गया बाहर आने जाने का उसमें से। तो जो जनरल डायर था अंग्रेजी सेना को, उसने ऑर्डर देके उस दरवाजे से क्या किया था, वहाँ पर बैठे हुए जो आंदोलनकारी थे उन पे गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में जो खून खराबा हुआ था। और जो विद्रोही, मतलब विद्रोही नहीं कह सकते, आंदोलनकारी थे जो हमारे, उनका क्या हुआ था, विद्रोही तो वही होंगे, भी विद्रोह तो गलत काम के लिए किए जाते हैं। तो मतलब अच्छी बातें थी ये। अंग्रेज कुछ भी रूल ले आते थे उनके खिलाफ, जो आंदोलन करते थे भारतवासी, तो बहुत सारे मतलब भारतवासी इसमें मारे गए थे, खून खराबा जो था वहाँ पे। वहाँ की दीवारों पे गोलियों के निशान भी मिलते हैं जलियांवाला बाग में। ठीक है, तो कब हुआ था ये हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी कारण समूचे हरियाणा में क्या हुआ था, उत्तेजना, तीव्र उत्तेजना पैदा हो गई थी। इसके विरुद्ध लाला मुरलीधर ने व राय बहादुर की उपाधि जो थी, वह राय बहादुर की उपाधि त्यागी की। लाला मुरलीधर ने सर व राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, किसको, लाला मुरलीधर को, जिनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। उन्होंने क्या किया था, सर व राय बहादुर की जो उपाधि थी उसको त्याग दिया था। ठीक है, गांधी ने केसर ए हिंद व राय बहादुर की उपाधि त्यागी व R.N. टैगोर ने नाइट एंजल की उपाधि त्यागी थी। ठीक है, गांधी ने कौन सी उपाधि त्यागी थी, केसर ए हिंद व राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दी थी। और R.N.A. जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने नाइट एंजल की उपाधि उनको दी गई थी, वो उन्होंने त्याग दी थी। ठीक है, अब देखिए खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन में गिरफ्तार हुए नेताओं जैसे सूफी इकबाल व खैर मोहम्मद आदि नेताओं से गांधी व अली बंधु मिलने आए, परंतु उनसे क्या हुआ था, मिलने नहीं दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी और अली बंधु जो थे उनसे मिलने आए थे, उनको फिर क्या, सूफी आंदोलन में जो खिलाफत आंदोलन में जो गिरफ्तार हुए थे उनको मिलने नहीं दिया गया था। अब आता है सहयोग आंदोलन जो था। इस आंदोलन के दौरान रोहतक की सभा के अध्यक्ष लाला श्यामलाल थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जो रोहतक की सभा थी उसके अध्यक्ष थे लाला श्यामलाल।
और असहयोग आंदोलन में चौधरी छोटू राम ने भाग नहीं लिया था क्योंकि वे इसके विपक्ष में थे, वे असहयोग आंदोलन के विपक्ष में थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौधरी छोटू राम। तो उन्होंने क्या किया था, जो है असहयोग आंदोलन में उन्होंने साथ भाग नहीं लिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली अक्टूबर 1921 में हरियाणा में आए थे। 15 फरवरी को गांधी ने भिवानी में कांग्रेस की सभा को संबोधित किया था और रोहतक में आकर वैश्य उच्च 15 फरवरी को गांधी ने भिवानी में क्या किया था, कांग्रेस की सभा को भिवानी में 15 फरवरी को गांधी ने कांग्रेस की सभा को संबोधित किया और रोहतक में आकर क्या किया था, वैश्य उच्च विद्यालय की नींव रखी थी महात्मा गांधी ने रोहतक में आकर। ठीक है, वैश्य उच्च विद्यालय जो रोहतक में अभी। इसी दौरान 1923-24 में छोटू राम ने जमींदारी लीग बनाई थी, ये भी याद रखना। इसी दौरान क्या किया था, 23-24 में जो छोटू राम थे उन्होंने जमींदारी लीग बनाई थी। उसके बाद देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के दौरान क्या क्या हुआ था, झज्जर की नगर पालिका ने साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। झज्जर की नगर पालिका ने साइमन कमीशन जो था उसको वापस जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। साइमन कमीशन के विरोध में 30 जनवरी 1928 को लाला लाजपत राय को लाठियां मारकर घायल कर दिया गया। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इन्हीं के विरुद्ध में वैद्य लेखाराम शर्मा ने क्रांतिकारी यशपाल के साथ मिलकर रोहतक लैब में बम बनाकर लॉर्ड इरविन की गाड़ी पर बम फेंका था, परंतु वे बच गए थे। ठीक है, इसके विरोध में क्या किया था, वैद्य लेखराम शर्मा जो थे उन्होंने क्रांतिकारी थे यशपाल हमारे, उसके साथ मिलकर रोहतक लैब में क्या किया था, बम बनाया था और लॉर्ड इरविन की गाड़ी पर बम फेंक दिया था, परंतु वो बच गया था। इसी दौरान क्या हुआ था, साइमन कमीशन के दौरान अर्जुन लाल सेठी ने रोहतक में विकास व मजदूर सम्मेलन रखा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित हुए थे। अर्जुन लाल सेठी ने क्या किया था, रोहतक में विकास व मजदूर सम्मेलन रखा था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उपस्थित हुए थे। ठीक है, आगे देखिए, दांडी मार्च व सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हरियाणा में क्या क्या होता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी मार्च यात्रा की गई थी। ठीक है, जिसके 78 अनुयायियों में से एक थे अम्बाड़ा के लाला सूरजवान भी थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी मार्च यात्रा शुरू की गई थी, उसके 78 अनुयायी थे उस टाइम पर, उनमें से कौन थे, अम्बाड़ा के लाला सूरजवान भी थे। 1930 में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में लाला दुलीचंद की बेटियां यशोदा, विधावी व जमुना ने भाग लिया था। 1930 में हुई जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थे उसमें लाला दुलीचंद की जो बेटियां थी ये हरियाणा से थे, यशोदा थी, विद्यावती व जमुना ने इन्होंने भाग लिया था। इस दौरान हरियाणा के लोगों ने कर मत दो अभियान भी चलाया था। भाई जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसके दौरान क्या चलाया था, इसी दौरान हरियाणा में क्या लोगों ने कर मत दो, जो अंग्रेजी सरकार थी उसको कर मत दो, वो आंदोलन भी अभियान जो था वो चलाया था। ठीक है, प्रांतीय सरकारें व दूसरा विश्व युद्ध। अब सेकंड विश्व युद्ध आता है और प्रांतीय सरकारें जो हरियाणा का जो क्या रोल जो रहता है वो देख लेते हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, 1935 का था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके तहत 1937 में चुनाव हुए थे, परंतु 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान क्या हुआ था, इन प्रांतीय सरकारों ने, जो प्रांतीय सरकारें थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी जो 1923 में फजल अली व छोटू राम द्वारा की गई थी, जिसके अन्य महत्वपूर्ण नेता सिकंदर हयात भी थे। ठीक है, 1923 में फजल अली व छोटू राम द्वारा की गई थी तैयार, ये पार्टी की गई थी भाई, यूनियनिस्ट पार्टी जो थी, यूनियनिस्ट पार्टी किसके द्वारा तैयार की थी, फजल अली व छोटू राम द्वारा की गई थी तैयार। तो इसकी सरकार आ गई थी जो पंजाब में। दूसरे वर्ल्ड वार के समय भारत की मुख्य सभी पार्टियों ने इस्तीफा दे दिया था, परंतु मुस्लिम लीग, मद्रास जस्टिस पार्टी व यूनिस्ट पार्टी ने इस्तीफा नहीं दिया था। जो मुख्य पार्टी थी सब उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था, परंतु ये जो मुस्लिम लीग, मद्रास जस्टिस पार्टी, इन्होंने जो था इस्तीफा नहीं दिया था। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं हम देसी रियासतें जो थी, देसी रियासतें उनके आंदोलन देख लेते हैं एक बार। पंजाब हरियाणा की तरफ से चौधरी टीकाराम संसदीय सचिव बने। रियासत आंदोलन के दौरान लोहारू रियासत के अमीनुद्दीन अहमद ने सिहानी गांव में भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसे सिहानी हत्याकांड भी कहते हैं। सिहानी हत्याकांड में क्या हुआ था,
लोहारू रियासत के थे अमनुद्दीन अहमद, ये मुसलमान थे जो सियाणी गांव में इन्होंने क्या किया था, अंधाधुंध भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, इसको सियाणी हत्याकांड कहते हैं। इसके अलावा पटौदी रियासत में आंदोलनकारियों के नेता गौरी शंकर वैद्य थे। जींद रियासत का नेतृत्व हीरा सिंह चिमारिया ने किया था। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा, आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा का के कितने सैनिक थे, क्या था, एक बार ये भी देख लेते हैं। 60,000 सैनिकों में से 60,000 सैनिक थे आज़ाद हिंद फौज के, उनमें से 2,715 सैनिक हरियाणा के थे। ठीक है, जिसमें से 34 शहीद हो गए थे। 60,000 सैनिक टोटल थे आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा के, और 2715 इसमें से सैनिक हरियाणा से थे, और जिनमें से 34 शहीद हो गए थे। 1940 का चुनाव व स्वतंत्रता प्राप्ति देख लेते हैं। 1940 का चुनाव होता है और स्वतंत्रता कैसे प्राप्ति होती है देख लेते हैं। 1940 के चुनाव में जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, जो थी छोटूराम और फजल अली ने जिसकी स्थापना की थी, वो देखिए जो 1940 का चुनाव और स्वतंत्रता प्राप्ति में क्या होता है, चुनाव में जो यूनियनिस्ट पार्टी जो थी पंजाब की, जिसकी स्थापना फजल अली व छोटूराम ने करी थी, वो कमज़ोर हो गई थी, जिसकी कुल 20 सीटें थी। ठीक है, कमज़ोर हो गई थी ये 1940 के चुनाव में जो पार्टी थी, ये छोटूराम और फजल अली की पार्टी थी। ठीक है। कांग्रेस अकाली दल ने मिलकर सरकार बनाई थी। ठीक है, कांग्रेस प्लस अकाली दल ने मिलकर क्या किया था, कांग्रेस ने और अकाली दल ने, वो पार्टी कमजोर हो गई और जो कांग्रेस थी और अकाली दल जो थे उन्होंने मिलकर क्या किया, फिर सरकार बनाई। कांग्रेस के नेता लहरी सिंह थे। ठीक है, मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खां थे। ठीक है, कांग्रेस के नेता कौन थे, लहरी सिंह, और मुस्लिम लीग के नेता कौन थे, लियाकत अली खां थे। ठीक है, जो ये लियाकत अली खां है, ये मुस्लिम लीग के नेता, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं वही कुछ अन्य तथ्य। बिशंबर दयाल शर्मा ने झज्जर में भारत प्रताप नामक उर्दू समाचार पत्र निकाला। ये मतलब देखिए, ये आंदोलनों से थोड़ा डिफरेंट से तथ्य हैं, और ये चल रहे हैं, तो एरिया वाइज क्या क्या हुआ था ये भी देख लेते हैं। बिशंबर दयाल शर्मा ने क्या किया, झज्जर से भारत प्रताप नामक उर्दू समाचार पत्र निकाला। बिशंबर दयाल शर्मा ने, दीन दयाल शर्मा ने मथुरा अखबार उर्दू में निकाला था। दीन दयाल शर्मा ने मथुरा अखबार निकाला उर्दू में, और भारत प्रताप नामक उर्दू में निकाला बिशंबर दयाल शर्मा ने। दीन दयाल शर्मा ने मथुरा अखबार उर्दू में निकाला। स्वामी श्रद्धानंद ने फरमाना आर्य समाज की 1905 में और आर्य खटकड़ की स्थापना 1907 में की थी। स्वामी श्रद्धानंद ने फरमाना आर्य समाज की 1905 में और खटकड़ आर्य समाज की स्थापना 1907 में की थी। उसके अलावा लाला लाजपत राय के पिता लाला लाल कृष्ण का 1883 में रोहतक में तबादला हुआ था। लाला लाजपत राय के पिता थे लाला लाल कृष्ण, उनका 1883 में रोहतक में तबादला हुआ। वह रोहतक में आर्य समाज की स्थापना करी उन्होंने 1883 में। ठीक है, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का कार्यकाल दयानंद मठ रोहतक में 1948 में स्थापित हुआ था। जो दयानंद मठ है, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा जो दयानंद मठ रोहतक में स्थित है, वो 1948 में स्थापित किया गया था। उसके अलावा आर्य समाज के प्रमुख भगत फूल सिंह, स्वामी सौतनानंद और जो आचार्य भगवान देव, ये थे आर्य समाज के प्रमुख जो भगत थे। ठीक है, अब देखिए संभाल का आंदोलन और देख लेते हैं। ये रह गया था, नया सा इनाम आया भी संभाल का आंदोलन, तो पीछे तो आया नहीं, ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये संभाल का पहला विश्व युद्ध में फौजियों को मांस प्रदान करते हेतु संभाल का पानीपत में विद्रोह हुआ था। इसके विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व फूल सिंह ने किया था। ठीक है, पहले विश्व युद्ध के दौरान ये मांस प्रदान करने वाला क्या था भाई, जो फौजी होते थे सेना में, जो भारतीय फौजी थे, हिंदू धर्म के भी लगा लीजिए आप, तो हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता था कि पशुओं की का मांस खाना जो उनके धर्म के खिलाफ है। ठीक है, और कारतूस वगैरह जो बनाए जाते थे, तो उनके जो खोल होती थी ना, उनके उस टाइम के जो बारूद कारतूस बनाए जाते थे, वो पशुओं की जो छाल थी, मतलब पशुओं के खाल लगा लीजिए आप, जो खाल होती थी उनकी, या मांस लगा लीजिए, उनके मांस से जो बनाए जाते थे, इस तरह से मतलब उसका कुछ उपयोग किया जाता था। और जब फौजी जो थे उनको यूज करते थे, तो उनका जो ऊपर वाला जो पार्ट होता था उसको पहले मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है, तो उस टाइम के जो फौजी थे तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये हमारे धर्म के खिलाफ है, क्योंकि इसमें मांस को यूज किया गया, ये मांस खाने जैसी व्यवस्था है। तो फिर अंग्रेजी जो सेना के जो अंग्रेज थे उन्होंने उन पर अत्याचार किया था, तो इसके विरुद्ध, मांस के विरुद्ध जो ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला होता है
एक और आंदोलन देख लीजिए। 1940 में यह आंदोलन भगत फूल सिंह ने शुरू किया था। यह अकेले ही सारे आंदोलन करते थे, इसलिए उन्होंने एक बहादुर रेजिमेंट भी उनको कहा जाता है। ठीक है, 1940 का आंदोलन भगत फूल सिंह ने किया था और ये अकेले ही सारे आंदोलन करते थे, इसलिए उनको एक बहादुर रेजिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा कुंडली बूचड़खाना तत्कालीन सीएम जो थे चौधरी बंसी लाल ने 28 फरवरी 1968 को बंद करवाया था। कुंडली का जो बूचड़खाना था उस टाइम के सीएम थे चौधरी बंसी लाल का, किस टाइम के, 1968 के। ठीक है, उसको बंद करवाया था 28 फरवरी 1968 को। ठीक है, अब देख लेते हैं ये हरियाणा की जो हमारी जीके थी लगभग खत्म होने की कगार पे ही है। हरियाणा में भूकर व्यवस्था क्या थी और अभिलेख और कुछ साक्ष्य कहाँ कहाँ से जो मिले, ये चीज़ें भी हम देख लेते हैं। देखिए, कुछ सिंधु सभ्यता के साक्ष्य है और ये कौन से जो शासन काल आए, गुप्तकालीन आ गया, मौर्य कालीन आ गया, उस टाइम के साक्ष्य तो हम साथ साथ पढ़ते हुए चले हैं। एक बार फिर से इनको हम रिवाइज कर रहे हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा, अवशेष वगैरह ये चीज़ें हम इसमें दिखाएंगे आपको मोटे मोटे तौर पे। एक बार पहले भूकर व्यवस्था देख लेना, फिर अभिलेखों के बारे में देखते हैं। भूकर व्यवस्था क्या थी हरियाणा में? हरियाणा में भूमि कर तय करने वाला पहला काम अकबर के काल में किया गया। उसके नवरत्न थे, टोडरमल ने किया था। उसका नवरत्नों में से नवरत्न थे जो, उनमें से एक था टोडरमल, उसने किया था जो भूमि कर तय करने का पहला काम था। जिन जमीनों में वर्षा आधारित खेती होती थी उसे बारानी कहते थे और हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य था जहां बारानी खेती के लिए उगाई नहीं ली जाती थी। ठीक है, बारानी खेती मतलब जहाँ पर वर्षा पर आधारित थी खेती, की वर्षा के पानी पर आधारित थी। ठीक है, उसको कहा जाता था बारानी खेती। और हरियाणा जो देश का पहला ऐसा राज्य था जिसमें जो बारानी खेती थी उस पर कर नहीं लिया जाता था। सिंचाई वाली जमीन को चाही कहते थे। वर्षा पर आधारित खेती को बारानी बोला, सिंचाई वाली जमीन है उसको चाही बोला। अंग्रेजों के इलाकों में किसानों से उपज का 1/6 हिस्सा भू कर लिया करते थे। कभी कभी कोई विपत्ति आने पर आपदा कर को टालकर माफ भी कर दिया जाता था। ठीक है, विपत्ति आने पर क्या, आपदा कर को टालकर माफ कर दिया जाता था। देसी रियासतों में रहने वाले किसानों से वहां के जागीरदार क्रूरता से भू कर लेते थे। देसी जो रियासतें थी वहाँ जो किसान रहते थे उनके जागीरदार क्रूरता से भू कर लेते थे, जो उपज का 1/4 हिस्सा होता था। ठीक है, ये कर व्यवस्था थी हरियाणा में, मोटा मोटा सा हमने इसमें से देखा। ठीक है, आगे देख लीजिए। अभी हमारे अभिलेख व अन्य साक्ष्य आ जाते हैं, इनको और देखिए आप। इम्पोर्टेंट पे हमने इम्पोर्टेंट का टैग भी लगा दिया है, बाकी सारे इम्पोर्टेंट है, पढ़ रहे हैं तो बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन पे इम्पोर्टेंट लिखा आपको मिल ही जाएगा। यमुनानगर अभिलेख हैं, कहाँ से मिले हैं ये और कुछ अन्य साक्ष्य है, ये सारी चीज़ें इसमें बता रहे हैं। देखिए, यमुनानगर कपाल मोचन का अधूरा अभिलेख मिला। कपाल मोचन का अधूरा अभिलेख मतलब इसको क्या हुआ है, पढ़ा नहीं जा चुका है, तो ये कपाल मोचन यमुनानगर में है, यमुनानगर से मिला है। इसके अलावा सेकंड जो है 12 खड़ी की लिखाई का अभिलेख भी मिला है, शुद्ध जगाधरी से मिला, ये भी यमुनानगर में है। ठीक है, उसके अलावा ये 12 खड़ी का जो है इसमें क्या मिला है, एक बच्चा जो है तख्ती पर कुछ 12 खड़ी लिखते पढ़ते हुए ऐसे पाया गया है। ठीक है, भिवानी में क्या मिला है, भिवानी में मिला है तालाबों की जानकारी देने वाला अभिलेख, जो तालाबों की जानकारी देता है। तोशाम अभिलेख मिला है, विष्णु भगत सोब गाथा अभिलेख मिला है। ठीक है, तोशाम अभिलेख, तोशाम भिवानी में विष्णु भगत सोब गाथा अभिलेख भी मिला है। ठीक है, चौथी सती का अभिलेख है, कौन सी सती का अभिलेख है भाई, ये भिवानी में जो मिला तो शाम अभिलेख चौथी सती का। तालाबों की जानकारी देने वाला अभिलेख मिला तो शाम अभिलेख मिला। ठीक है, उसके अलावा करनाल में सरोवर की जानकारी देने वाला खरोष्टी लिपि का अभिलेख मिला है, सरोवरों की जानकारी देता है करनाल में खरोष्टी लिपि का अभिलेख मिला है। ठीक है, हिसार में क्या मिला है, हिसार में 7 स्वरों वाला अभिलेख मिला है। हिसार में सारे गामा पा दानी सा जो 7 स्वरों वाला अभिलेख है वो मिला है हिसार से, कहाँ से, अग्रोहा से। और इसके अलावा जो हमारा वैदिक काल का जो हमारा वेद है सामवेद, जो वो भी हमें क्या देता है, 7 स्वरों की जानकारी देता है। और यह अभिलेख भी अग्रोहा का मिला है। ठीक है, ये भी याद रखना आप, संगीत से रिलेटेड बातें कौन से वेद में है, सामवेद में। गुजरी महल के स्तंभ पर 8 अभिलेखों का वाला स्तंभ है। गुजरी महल जो है हिसार में पड़ता है और इसमें 8 अभिलेखों वाला स्तंभ है। ठीक है, इसके अलावा फतेहाबाद में बादशाह हुमायूं का अभिलेख मिला है। फतेहाबाद में क्या मिला है, बादशाह हुमायूं का अभिलेख मिला है फतेहाबाद में। ठीक है, सिरसा में क्या मिला है, पशुपति संप्रदाय का अभिलेख। पशुपति संप्रदाय का अभिलेख कहाँ मिला है, सिरसा में मिला है।
कुरुक्षेत्र, लाओस देश के राजा देव का कुरुक्षेत्र की प्रशंसा करने वाला अभिलेख मिला है। लाओस देश का राजा देव था, उसका कुरुक्षेत्र की प्रशंसा करने वाला जो अभिलेख है वो कहाँ मिला है? कुरुक्षेत्र में मिला है। उसके अलावा 9वीं शताब्दी का भोजदेव का पेवा अभिलेख भी कुरुक्षेत्र में, पेवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अभिलेख जो थे। वैसे तो हम इसको हिस्ट्री के साथ साथ आपको रिवाइज करवाते हुए चले गए हैं, हिस्ट्री हमारी लगभग ये खत्म हो गई है। अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, अभिलेख जो हमारे हैं ये। ठीक है, उसके अलावा और ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिलेख है वो देखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा लाडनू अभिलेख राजस्थान का। ठीक है, यह अभिलेख हरियाणा की राजधानी दिल्ली को दर्शाता है। ठीक है, हरियाणा की राजधानी किसको बताता है ये अभिलेख? जो लाडनू अभिलेख है कि उस टाइम पर हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी। ठीक है, इसके अलावा टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख कहाँ से मिला है? अशोक कालीन अभिलेख है टोपरा अभिलेख, यमुनानगर से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है विष्णु की मूर्ति। विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी झज्जर से मिली है, परंतु शैष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति फिजलपुर सोनीपत से मिली है। विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनबाड़ी झज्जर से, परंतु शेष शैया जो है शैया पर लेटे हुए विष्णु कहाँ से मिले हैं? फिजलपुर बोला जाता है इसको, मतलब सोनीपत में ही है, सोनीपत से मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा युद्ध गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली है? औरंगाबाद भिवानी से। युद्ध गणराज्यों की राजधानी भी बताया जाता है औरंगाबाद को, परंतु युद्धकालीन सांचे जो मिले हैं खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। ठीक है, इनकी मोहरें तो मिली हैं औरंगाबाद में, और इनके जो सांचे हैं मोहरे बनाने के वो खोखराकोट भिवानी से मिले हैं। ठीक है, कृष्ण व उनके कार्यों से संबंधित चित्रकला रेवाड़ी में मिली है। ठीक है, कहाँ मिली है? रेवाड़ी में। सबसे प्राचीन मूर्तियां यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति, और क्या मिला अभी रेवाड़ी में? सबसे प्राचीन मूर्तियां जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति हैं, और सबसे प्राचीन मूर्तियां कौन सी हैं? यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति। पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन मूर्तियां, ऑप्शन में दिया जाए तो यक्ष और यक्षिणियां जो थी उनकी मूर्तियां सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास कौन से काल में हुआ? मूर्ति कला का गुप्त काल में हुआ था, ये तो पता होना चाहिए आपको। गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इन जो विज्ञान का विकास हुआ, मूर्ति कला का विकास, व्यापार वाणिज्य का विकास, बहुत सारा विकास हुआ था इसमें, इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, देवी देवताओं की मूर्तियों पर प्रभाव मथुरा शैली में। देवी देवताओं की मूर्तियों पर सबसे अच्छा जो प्रभाव था कौन सी शैली में? मथुरा शैली में। हरियाणा का नवीन पद्धति से बसाया गया पहला शहर कौन सा है? नवीन पद्धति से बसाया गया करनाल है। ठीक है, जिसको हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस 2 नगर हो गए, करनाल और पंचकुला, पर प्राथमिकता करनाल को दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देख लीजिए भाई, और अवशेष मिले हैं और कहाँ कहाँ से मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, एक एक नंबर में पूछा जाता है, इस करके हम अलग से आपको रिवाइज करवा रहे हैं, वरना हिस्ट्री में हमने ये डिस्कस भी कर लिया है। समुद्रगुप्त के सोने के तांबे के सिक्के, सोने व तांबे के समुद्रगुप्त के गुप्तकालीन कहाँ से मिले हैं? मिथाथिल भिवानी से मिले हैं। इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। जैन मूर्तियां हांसी से। कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ कहाँ से मिली हैं? औरंगाबाद से, हांसी से और खोखराकोट से। कुषाणकालीन मूर्तियां औरंगाबाद, हांसी, खोखराकोट से। अगर जनपद के सिक्के अगरोहा और बरनाला से। ठीक है, अगर अगरोहा तो याद हो गया, और बरनाला से भी मिले हैं। युद्ध गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिले हैं? वही अभी देखा था, औरंगाबाद भिवानी से, और जो वो सांचे खोखराकोट से, रोहतक से। हर्ष के कालीन की ताम्र मुद्राएं सोनीपत से। यक्ष की जो मूर्तियां हैं पलवल से। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर कुरुक्षेत्र से। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर कुरुक्षेत्र से। ठीक है, विदों से संबंधित सिक्के कहाँ से मिले हैं? करनाल से मिले हैं, बुढ़िया से मिले हैं, सुध व जगाधरी से मिले हैं। ठीक है, बुढ़िया, सुध व जगाधरी, ये तीनों प्लेस कहाँ है? यमुनानगर में है। ठीक है, उसके अलावा कुषाण शैली का द्वार स्तंभ कुषाण शैली का कैथल में नहीं, रोहतक में है भैया आपका। ठीक है, कुणाल शैली जो है ये कुणाल शैली का द्वार स्तंभ है रोहतक में। सिक्के डालने के साँचे कहाँ से मिले? खोखराकोट रोहतक से, औरंगाबाद से, और बोर भी रोहतक में ही पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? भिवानी से मिले हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष। मौर्य कालीन स्तूप अवशेष कहाँ मिले हैं? हिसार व फतेहाबाद में मिले हैं। युद्धकालीन सांचे खोखराकोट रोहतक में मिले हैं, ये पीछे भी देख लिया हमने। युद्धकालीन सांचे खोखराकोट, औरंगाबाद और बोर में। सिक्के डालने के ये मिले हैं, और युद्धों के सिर्फ खोखराकोट में मिले हैं, और ये औरंगाबाद बोर में भी किसी और काल के मिले हैं।
प्रतिहार चौहान व तोमर शासकों से संबंधित जो सिक्के हैं वो कहाँ मिले हैं? ककराड़ा व मोहनबाड़ी में मिले हैं। ठीक है, ककराड़ा व मोहनबाड़ी में। यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्ति है, ठीक है, पर सबसे प्राचीन मूर्ति हमने देखा था तो कहाँ मिली है? एक तो पलवल में मिली है यक्ष की मूर्तियाँ, हथीन में मिली हैं, बादस और फरीदाबाद में ये मिली है। ठीक है, शिव की जो 2 प्रतिमाएं हैं वो कहाँ मिली हैं? बरवाड़ा हिसार में और नौरंगाबाद भिवानी में। ठीक है, एक बरवाड़ा पंचकूला में भी है तो बरवाड़ा हिसार वाला भाई याद रखना, और नौरंगाबाद भिवानी। इसके अलावा जो अन्य ध्यान देने योग्य अति महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी देख लीजिए। सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ मिली है? गरोआ हिसार में, परंतु सूर्य स्तंभ पर बनी हुई मूर्ति कहाँ मिलती है? थानेश्वर में, अमीन में। ठीक है, अमीन गांव में थानेश्वर में मिली है सूर्य स्तंभ पर बनी हुई मूर्ति। महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां कहाँ कहाँ मिली है? बामणवास रोहतक में, नौरंगाबाद में, परंतु महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्ति कहाँ मिली है? रोहतक, मोहनबाड़ी, कुरुक्षेत्र और गुड़गांव में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये परंतु वाला किंतु परंतु जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ये परंतु आपके 1 नंबर को खा जाता है क्वेश्चन में, तो किंतु परंतु पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हुए चलना आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई महात्मा गांधी के साथ। हरियाणा में महात्मा गांधी कब कब आए? देखिए भाई बच्चों, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोशिश हमारी यही है कि आपकी जीके कंप्लीट हो जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसका है हमारे एचएसएससी के एग्ज़ाम में, एचटेट के लिए भी आपकी 10 नंबर की आती है, और जो एचएसएससी के एग्ज़ाम है उसमें 25% वेटेज होता है, तो ऑलमोस्ट 22, 23, 24 नंबर तक ये करंट के साथ 5-6 नंबर का करंट मिला के बनती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए लंबी लंबी वीडियो आपकी थोड़ी हो रही है। उसके लिए आप तो हमें तो बना रहे हैं आपके, आप चाहें तो इसको 2-3 पार्ट करके आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हरियाणा में गांधी। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? देखिए जो गांधी जी थे 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, तो ये देख लेना भी, मतलब रिलेट करके गांधी जी उस दिन आए थे, बाहर से विदेश से आए थे, तो उसके लिए इसको 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, अब देखिए गांधी जी ने 30 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट के विरुद्ध देश में हड़ताल का आह्वान किया था। 30 मार्च 1919 को क्या किया था? जो रोलेट एक्ट जो आया था, रोलेट एक्ट, उसके विरुद्ध उन्होंने देश में हड़ताल का आह्वान किया था, जिसकी बाद में जो तिथि बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई थी। ठीक है, 30 मार्च को होनी थी और 6 अप्रैल उसकी तिथि बदल दी गई थी। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को गांधी बम्बई से दिल्ली तथा पंजाब हरियाणा के दौरे पर चल पड़े थे। 6 अप्रैल को चले थे गांधी, बम्बई से दिल्ली तथा पंजाब हरियाणा के दौरे पर ये चल पड़े थे, और गांधी जी को पलवल स्टेशन पर 10 अप्रैल 1919 को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था पलवल से, और ये उनकी पहली गिरफ्तारी थी पूरे भारत में, जो उनकी हुई थी पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 को पलवल में हुई थी। ठीक है, अब देखिए खिलाफत आंदोलन के दौरान रोहतक जेल में कैद खिलाफत जो बंधुओं को मिलने महात्मा गांधी और अली बंधु मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली 1920 में आए थे। एक बार तो 19 में आए, 10 अप्रैल 1919 को आए, पलवल से गिरफ्तार हो गए, 1920 में फिर आए रोहतक में, जो खिलाफत आंदोलन के दौरान जो आंदोलनकारी जो बंद थे उनकी से मिलने के लिए। ठीक है, 22 अक्टूबर 1920 को गांधी भिवानी में प्रथम अम्बाड़ा डिविजनल कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में प्रथम जो अम्बाड़ा डिविजनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे गांधी जो थे। ठीक है, इस समारोह के प्रधान थे लाला मुरलीधर थे। ठीक है, यहाँ गांधी ने पहली बार ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, पहली बार कौन सी सभा में किया था? डिविजनल कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी अम्बाड़ा, पहली भिवानी में हो रही थी ये अम्बाड़ा डिविजनल कॉन्फ्रेंस, 22 अक्टूबर 1920 को। इसमें शैतान शब्द का प्रयोग किया था ब्रिटिश सरकार के लिए कि वो शैतान है। ठीक है, 15 फरवरी 1921 को भिवानी में हरियाणा रूरल कॉन्फ्रेंस में गांधी फिर से आए थे। 15 फरवरी 1921 को फिर से आए थे। देखिए भाई ये अगर आपको याद रह पाए, अक्टूबर 1920 याद रखिए, फरवरी 1921 शायद इससे आइडिया भी आ जाए आपको। जितना आपको याद रहता है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। कहाँ आए थे? भिवानी में, पहली बार पलवल में आते हैं, फिर भिवानी में, उसके बाद 15 फरवरी 1921 को फिर से भिवानी में
हरियाणा रूरल कॉन्फ्रेंस में गांधी फिर से आए थे, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। पहले किसने की थी? जो पहला समारोह था लाला मुरलीधर, सेकंड में लाला लाजपत राय, ठीक है। 17 फरवरी 1921 को गांधी जी मौलाना आजाद के साथ रामलीला मैदान रोहतक में आए थे। 17 फरवरी 1921 को गांधी जी फिर मौलाना आजाद के साथ रामलीला मैदान गौकर्ण तालाब रोहतक में आए, ठीक है। यहाँ उन्होंने वैश्य नेशनल हाई स्कूल की नींव रखी थी। वैश्य नेशनल हाई स्कूल नहीं है जो भाई वैश्य कॉलेज भी है और स्कूल भी है, उसकी नींव किसने रखी थी? गांधी ने रखी थी 17 फरवरी 1921 को आके। इस समय जाट स्कूल के प्रबंधक जो थे मातूराम थे। इस समय पर जाट स्कूल के प्रबंधक कौन थे? जाट स्कूल के प्रबंधक थे मातूराम व चौधरी बलदेव इसके मुख्याध्यापक थे, ठीक है। चौधरी बलदेव इसके प्रिंसिपल थे और प्रबंधक जो मातूराम थे। और जाट स्कूल की स्थापना हुई है 1914 में, ठीक है। 8 मार्च 1921 को गांधी अम्बाड़ा आए थे। पहले भिवानी आए 1921 में 15 फरवरी को, फिर 17 फरवरी को रोहतक गए, फिर 8 मार्च को 1921 गांधी अम्बाड़ा आए और 9 दिसंबर 1947 को मौला लकाउतुल्ला के कहने पर पानीपत आए थे। 9 दिसंबर 1947 को मौला लकाउतुल्ला के कहने पर पानीपत आए और मुसलमानों को पानीपत न छोड़ने के लिए कहा था, ठीक है। और उसी दिन वो मेवात में भी गए थे। गांधी जी 2 अक्टूबर 1947 को रोहतक में भी आकर मुसलमानों को न जाने के लिए कहा था। 9 दिसंबर को तो गए थे, उससे पहले 2 दिसंबर को ये रोहतक में भी गए थे, मुसलमानों को वहां से न जाने के लिए कहा था। 9 दिसंबर 1947 में मोहम्मद यासीन खां के कहने पर गांधी जी मेवात आए और मेव लोगों को यहीं रहने की सलाह दी थी। मेवात में भी गए थे ये उसी दिन जिस दिन ये पानीपत आए थे, और वहाँ के जो मेव लोग थे उनको भी यही कहा था कि भाई आप ये अपना एरिया जो छोड़कर मत जाओ। 30 जनवरी 1948 को गांधी की जो नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। नाथूराम गोडसे को फिर 15 नवंबर 1949 को अम्बाड़ा जेल में फांसी दी गई थी। 15 नवंबर 1949 को उसको क्या दी? नाथूराम गोडसे को अम्बाड़ा जेल में फांसी दी गई थी। अब और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पंजाब के पहले सीएम गोपीचंद भार्गव। पंजाब के पहले सीएम कौन थे? गोपीचंद भार्गव से मिलने 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी सोहना आए थे। 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी कहाँ आए थे? सोहना आए थे, सोहना गुड़गांव। और इससे पहले पानीपत में भार्गव को सीख दी थी कि अच्छे नेता व अच्छे प्रशासक बनो, ठीक है। इससे पहले वहाँ भी गए और जो पानीपत है पानीपत में भी उनको क्या सीख दी कि भाई आप अच्छे नेता और अच्छे शासक बने, ठीक है। ये था हरियाणा में गांधी। उसके बाद हरियाणा का उदय जो हमारा होता है वो वीडियो भी हम डाल चुके हैं भाई। पहली वीडियो हमने डाली थी कि हरियाणा का उदय किस तरह से, आज़ादी से पहले की मांग, आज़ादी के बाद किस तरह से हमारा हरियाणा बना, कौन कौन से फॉर्मूले लगाए गए, ये सारी वीडियो भी हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। एक बार जाके आप उसको भी देख लें, ठीक है। उसके अलावा भी हिस्ट्री की 4 वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं, वो भी हमने डाली हैं, ठीक है। फिर हमारे हिस्ट्री के बाद ही हमारी आज़ादी के बाद फिर हमारे हरियाणा के उदय के लिए जो आंदोलन होते हैं 1 नवंबर 1966 को, फिर हमारा जो क्या है हरियाणा बन के अलग हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा जो हमारे हरियाणा के स्वतंत्र होने के बाद कौन से ज़िले थे, कितने ज़िले, कौन सा ज़िला कब बना था, इसके लिए भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारी हिस्ट्री जो अलग बग इन वीडियोज़ में कंप्लीट हो गई है, हिस्ट्री हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे राजनीति की और राजनीति में हमारे हरियाणा में कौन सी सीटें हैं, कौन कहाँ का क्या MLA MP हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अगर यूज़फुल रहती है आपके लिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, तो सारी ID हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा जो हमारी प्रीवियस वीडियो हैं उनकी जो लिंक है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है, तो आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।